नमस्कार दोस्तों, श्री विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 16 जून। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका सही आंसर था 7,622 करोड़ रुपए। रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स को अगले 5 वर्षों के लिए कुल 498 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब अभी हाल ही में जीता है बार्बरा क्रोजिकोवा ने, जो कि रहने वाली हैं चेक रिपब्लिक की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है किसने? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इसमें से कोई न कोई एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस ये मनाया गया था अभी हाल ही में 13 जून को, जिसकी थीम रखी गई थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। और हाल ही में किसे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल यानी कि डीपीसीजीसी के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अर्जुन कुमार सीकरी। हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी कि GAPS-TAG का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हैं मुकेश शर्मा, जो कि IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा रेबेका ग्रीन्सपैन को। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंकटाड इसे कहते हैं, इन शॉर्ट आप जानते हैं अंकटाड के बारे में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के 158 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं डेबी हेविड। और हाल ही में किस देश ने भारतीय ट्विटर विकल कू, जो कि ट्विटर की तरह ही है, तो इस पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो ये देश है नाइजीरिया। क्रीकुरु नामक ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत की गई है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हुसैन अल मुसल्लम। आपको पता होगा फिना कहते हैं इसे, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इसका मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। और G7 कंट्रीज की अभी हाल ही में जो बैठक हुई है ये 11 जून से लेकर 13 जून के बीच में हुई। इसकी थीम रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर। इसको B3 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दोस्तों ये थे पिछले दिनों के करंट अफेयर। अब आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो हाल ही में किस संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो ये जो उपकरण आप देख रहे हैं इसको कहेंगे जीवन वायु, और इसे जो विकसित किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब में रोपड़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने जीवन वायु नामक उपकरण को विकसित किया है, जो श्वास लेने में मदद करने वाले उपकरण CPAP का विकल्प हो सकता है। इस मशीन के माध्यम से हल्के प्रेशर से ही व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। देश का यह पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत अब खुद 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। तो याद रखना कि कितने बनाएगा? 6 बनाएगा। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत कितनी परमाणु पनडुब्बियां बनाने वाला है? तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत अब खुद 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा, जिसके लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCS से मंजूरी मिलने का इंतजार है। भारत के पास सिर्फ 1 परमाणु पनडुब्बी है, इसीलिए स्वदेशी परियोजना के तहत जल्द ही पहले 3 पनडुब्बियों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद 3 और पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दी जाएगी। पहली परमाणु पनडुब्बी 2032 या उसके आसपास हमारी नौसेना को प्राप्त हो जाएगी। नौसेना के पास इस समय इकलौता विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य है, जिसे 16 नवंबर 2013 को सेना में शामिल किया गया था। नौसेना का दूसरा विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत अभी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। इसके 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में नौसेना के परिवार का हिस्सा बनने की उम्मीद है। और दोस्तों आपको पता होगा कि नौसेना के पास अभी तक सिर्फ 2 परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS चक्र थी। वर्तमान में अब एक ही है, क्योंकि INS चक्र को रूस से 10 साल के लीज पर लिया गया था।
इस पनडुब्बी की 10 साल की लीज जनवरी 2022 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन भारत ने लीज अवधि न बढ़ाने का फैसला लेकर लगभग 10 महीने पहले ही उसे रूस को लौटा दिया। भारत ने 2019 में रूस से अकुला श्रेणी की तीसरी परमाणु संचालित हमला पनडुब्बी INS चक्र 3 को पट्टे पर देने के लिए $3.3 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। रूस से 2025 में 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस दूसरी पनडुब्बी मिलेगी। अभी हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था दोस्तों, और ये भी हाल ही में मनाया गया 14 जून को। तो 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस? क्योंकि दोस्तों लैंड स्टीनर की जो जयंती हुई थी वो 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इनकी जयंती पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे पहली बार 2004 में मनाया गया था। इसका जो आयोजन करता है वो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस सोसाइटी। 2021 की थीम क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बेटिंग, जबकि 2021 का मेजबान देश है इटली। मेजबान देश याद रखना, मुझे लग रहा है कि थीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हाल ही में कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सही जवाब इसका होगा नाफ्ताली बेनेट, यानी कि ऑप्शन ए। नाफ्ताली बेनेट को अभी हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल समाप्त हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के 49 साल के नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ली। इसके पहले इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिसमें से 9 महिलाएं हैं। नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इसमें दक्षिणपंथी वाम मध्यमार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी है। और ये भी याद रखना कि एस एतिद पार्टी के मिकी लेवी को संसद का स्पीकर चुना गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? NSG काउंटर IED काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया है शैलेश गोविंद गणपुले को। इन्होंने यह एक हेलमेट बनाया है जो कि विस्फोट प्रतिरोधी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IIT रुड़कीज बैग्स NSG अवार्ड फॉर डिजाइनिंग ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट। तो ये बहुत ही खास हेलमेट है, और इस नवाचार के लिए प्रोफेसर शैलेश को NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG कैंपस मानेसर हरियाणा में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। जवानों की सुरक्षा में मद्देनजर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ओर से वर्ष 2020 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर गणपुले ने बताया कि इससे बचने के लिए उन्होंने हेलमेट की ऊपरी परत पर एक खास तरह का पैड लगाया है। यह पैड विस्फोट से उठने वाली तरंगों के लिए साकर का काम करता है। इसके अलावा चेहरे की सुरक्षा के लिए इस हेलमेट पर एक विशेष फेस शील्ड भी लगाई गई है। इसे ग्रेन्युलर यानी कि दानेदार मटेरियल से तैयार किया गया है। विस्फोट की तरंगों से इस फेस शील्ड को बेहद कम क्षति पहुंचती है और इससे चेहरा भी सुरक्षित रहता है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की है, और इसमें ऐसे बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्च उठाया जाएगा जो इस महामारी में अपने माता पिता या अपने गार्जियन को खो चुके हैं। तो इस संबंध में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक इस योजना के तहत कोरोना महामारी से माता पिता दोनों की मृत्यु या एकल जीवित की मृत्यु होने पर अनाथ बच्चों को तत्काल 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। 18 साल की उम्र तक प्रतिमाह 2500 रुपए की सहायता मिलेगी और 18 साल की उम्र होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बयान के मुताबिक ऐसे बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए दी जाएगी। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये अभी हाल ही में मनाया गया था। कब? तो दोस्तों ये मनाया गया अभी हाल ही में 15 जून को, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना इसको। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये होता है प्रतिवर्ष 15 जून को।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से इसे मान्यता दी गई थी। और 2021 की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एक्सेस टू जस्टिस। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए मिशन एनविजन के लिए घोषणा की है? मिशन एनविजन जो 2030 तक लॉन्च किया जाएगा, कहां पर? वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए। और इसकी घोषणा की गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा होगा और इसमें नासा का भी योगदान रहेगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 16 महीने और लगेंगे। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना तथा इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना और ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना है। होम इन द वर्ल्ड नामक एक किताब आई है जिसको लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो किताब है ये लगभग उनकी जो एक मेमोयर है, यानी कि आत्मकथा जैसी है। और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका नाम अमर्त्य सेन रखा था और कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स, कीन्स और एरो के विचारों को भी उन्होंने याद किया है। तो ये किताब पेंगुइन बुक के द्वारा पब्लिश की जा रही है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन योजना को स्टार्ट किया है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये IDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी, IDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को और कर्मचारियों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक अब अपने ग्राहकों को मुफ्त में राशन देने का फैसला लिया है। बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक कोरोना के चलते जान गंवा चुके कर्मचारियों और परिवारों की मदद और कम आय वाले जो ग्राहक हैं उनकी मदद करेगी। IDFC फर्स्ट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और CEO हैं वी वैद्यनाथन। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, यानी कि 67। तो कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। और रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। तो इसमें जो है पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान लग्जमबर्ग का और तीसरा स्थान है ऑस्ट्रिया का। 15 जून से किन देशों ने लोगों को मास्क लगाना या न लगाने पर स्वतंत्र कर दिया है? मतलब कौन सा ऐसा देश है दुनिया का जिसने लोग मास्क लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ये घोषणा की गई है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 15 जून के बाद इजराइल विश्व का ऐसा पहला देश होगा जहां पर मास्क लगाने न लगाने की स्वतंत्रता होगी। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेलस्टीन ने इसकी घोषणा की है। और इजराइल अपने यहाँ करीब 81% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं नेफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति चुने गए हैं इसाक हर्जोग। और अब बारी है क्विज नंबर 15 की। प्रश्न पूछा गया था कि मैड्रिड ओपन 2021 महिला एकल की विजेता कौन रही? तो इसका सही आंसर है एरिना सबालेंका। तो दोस्तों विश्व में 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना सबालेंका ने यह खिताब जीता था। इसके बारे में जो आंसर आज मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ वो नाम है रुचि श्रीवास्तव जी का। और अब आज का प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।